नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के साइंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में और हमारा प्रैक्टिस सेट इसमें निकल कर आता है 9। ठीक है, इसके पहले हम लोग साइंस के 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। वो जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते तो मान के चलिए 30 में से आपके 25 प्लस मार्क आसानी से आ सकते हैं, आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ये प्रैक्टिस से सॉल्व कराना जा रहे हैं, आप इससे 9 वाले प्रैक्टिस से मिला लीजिए। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने अभी हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी पीडीएफ फाइल होगी, मान लीजिए हमारी प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करने जा रहे हैं 9, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर टाइप करना है शोभित एकेडमी, और जैसे आप शोभित एकेडमी टाइप करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद आप नई नई जो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है वहाँ पर उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा निकल कर यहाँ पर आता है। प्रश्न संख्या 121 से 123 तक के नीचे दिए गए परिच्छेद आधारित, यानी कि 121 से लेकर 123 तक जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। उसका क्वेश्चन एक दिया गया, अब यहाँ देखिए। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास को बाहर ना जा पाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। ठीक है, ये उन्होंने किया। अब इसके बेस पर आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें आता है जो 121 है। क्या होता है कि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है SO2 प्लस H2O मिलकर बन देंगे H2SO3। जल की अधिकता में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अतः अम्लीय प्रकृति के जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के जो होंगे पदार्थ वो क्या कर देंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जब जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी आप लोगों ने देखा SO2 में H2 डाल देंगे तो बन जाएगा H2SO3। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया भी गया है। प्रयोग में SO2 और H2 अगर मिलाया जाएगा तो H2SO3 जल की अधिकता में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तेल जैसा भारी तरल होता है जो जल में हर परिमाण में विलय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया तथा कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला कुछ हमारा ऑप्शन है प्रेक्षण और मापन, प्रेक्षण और चरों का नियंत्रण, प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, और हमारा प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। तो सही ऑप्शन में आपका सही हो जाता है डी, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया यहाँ पर। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम पर प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। पहला ऑप्शन दिया गया है परिमाण, दूसरा दिया गया है बिंदु, तीसरा दिया गया श्यानता और चौथा दिया गया है विलयता। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। इस क्रियाकलाप द्वारा शिक्षिका द्रव के श्यानता यानी कि विस्कोसिटी गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके बाहरी प्रतिबल का पता चलता है। देश की श्यानता चीनी के घोल से अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्य शब्दों में यह तरल पदार्थों के बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। चीनी के घोल में यह क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका था सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। अगला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, यानी कि विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ दिया भी गया, आप देखिए, विद्यार्थियों को पानी में लगी मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश में तथा पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और O2 ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसमें जल यदि उपलब्ध रहता है तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हूँ। ठीक है, अगला ऑप्शन है विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी शिष्टताएं हों। सी ऑप्शन है विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषयों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन निकल कर आता है शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है आपका हो जाएगा पहला, यानी कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हूँ, क्योंकि यह बालकों की प्राकृतिक जिज्ञासाओं तथा उनकी सृजनात्मक को पोषित करता है। प्रक्रियात्मक वैधता महत्वपूर्ण मानदंड है, यह विद्यार्थियों को विज्ञान समझने तथा सीखने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में व्यवहारिक या प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों, सी है वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, और डी है समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। तो सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी। ठीक है, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो, ये इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। ठीक, अगला दिया है एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। ठीक, अब देखिए नीचे इसमें दिया गया है, हमें बताना है यहाँ पर उपयुक्त दोनों कथनों में से ए और बी दोनों ही प्रेक्षण हैं। ठीक, ए और बी दोनों ही निष्कर्ष हैं। ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है, और डी ऑप्शन दिया गया है बी प्रेक्षण है और ए निष्कर्ष है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है। ठीक, ये इसका प्रेक्षण है और ये इसका क्या है, निष्कर्ष हो जाता है। तो देखिए सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी। यहाँ देख भी सकते हैं ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है, क्योंकि जब किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो अण एक दूसरे को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। यही कारण है कि छड़ पर लगे
मोम के टुकड़े पिघलकर गिरने लगते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया है कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चरों पर नियंत्रण, प्रयोगात्मक, प्रेक्षण, परिकल्पना करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, परिकल्पना करना। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। यह प्रश्न परिकल्पना करने के कौशल को बढ़ाता है। इसमें पहले परिकल्पना की जाती है, फिर उसको सिद्ध करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे बालकों के वैज्ञानिक शोध में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रे डालता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है। उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। ठीक है, इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। देखिए प्रश्न किस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? विश्लेषण का आकलन इसमें कौन करेगा? पहला है, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? बी ऑप्शन है, पत्ती को हानि न पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई है? सी है, परखनली में स्पिरिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई? और डी है, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग क्या हुआ। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें नीचे देख भी सकते हैं। इस परीक्षण में यदि हम पत्ती को क्लोरोफिल सहित इस्तेमाल करें तो यह परीक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब यह विश्लेषण किया गया कि पत्ती को क्लोरोफिल विहीन किया जाएगा, तभी पत्ती में उपस्थित भोजन आयोडीन के उड़लते ही नीला काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए नमक की पन्नी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप, पहला ऑप्शन दिया गया है, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार में आजमाने के लिए कहेंगे। ठीक है, उसका हमें ऑप्शन दिया गया है सी, पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। डी ऑप्शन दिया गया, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर ले जाएंगे। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी। ठीक है, यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा भी गया है, समस्या समाधान की प्रथम कड़ी परिकल्पना है, अतः पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सकता है और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। तो सही ऑप्शन इसमें आ जाता है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी संबंधों का वर्णन करता है? विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। बी दिया गया, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः विशिष्ट विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। उसका दिया गया, विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है।
विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख है और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होते हैं। विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है क्योंकि विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है तथा तकनीकी का क्षेत्र विज्ञान की ही सीमाओं तक सीमित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरना वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। मतलब एक पुष्प नहीं जबकि पुष्पों का एक गुच्छा है। सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब और चाइना रोज या गुड़हल। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला यानी कि सूर्यमुखी। ये एक फूल नहीं जबकि एक पुष्पों का क्या होता है, गुच्छा होता है। नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है यहाँ पर। गुलाब का विन्यास एकल होता है तथा धतूरा के पुष्प का विन्यास भी एकल होता है। चाइना रोज गुड़हल भी एकल विन्यास पर आधारित है जबकि सूर्यमुखी का विन्यास एकल नहीं होता, अतः यह पुष्पों का गुच्छा है। इसमें छोटे छोटे पुष्पों का समूह पाया जाता है जो परिपक्व होकर बीज रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्ति और आवर्ती गति, वृत्ति स्थानांतरित और आवर्ती गति, वृत्ति और स्थानांतरित गति, स्थानांतरित और आवर्ती गति। सही ऑप्शन में निकल कर आता है सी, वृत्ति और स्थानांतरित गति। साइकिल चल रही है तो इसकी वृत्ति गति है और ये आगे बढ़ रही, स्थान भी बदल रही तो स्थानांतरित भी गति है। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है कोई साइकिल तो साइकिल के पहिए वृत्ति और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। कपास को देंगे, रेयान को देंगे, नारियल को देंगे या जूट को देंगे। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, कपास। ठीक है, आप कपास को उसमें प्राथमिकता देंगे। देख सकते हैं यहाँ नीचे दिया भी गया है। जिस क्षेत्र की मृदा काली होती है तथा जलवायु उष्ण हो वहाँ रेशे के लिए कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, इसी कारण इसे कपास काली मिट्टी भी कहते हैं। कपास को श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम को चुनना है, युग्मक, भ्रूण, अंड या अंडाणु। तो इसमें जो विषम निकल कर आता है वह जाता है अंड। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। अंड एक विषम पद है क्योंकि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक कहते हैं, ये इसी में आ जाता है, तथा दोनों संयुक्त निषेचित और होकर भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालार रस या लार का कार्य है मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, श्वास नली में खाद्य कणों को प्रवेश को रोकना और कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन में परिवर्तित करना। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। ये हमारा लाला रस या लार का कार्य होता है। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। लाला रस या लार मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निकलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। उच्छ्वासन की श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन, श्वास खींचने श्वास निकालने दोनों ही प्रकार में वायु ऑक्सीजन होती है। फिर अगला ऑप्शन दिया गया अंतःश्वसन, श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। उच्छ्वासन, श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका बी, यानी कि अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही प्रकार में वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, निकालने भी और खींचने में भी। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, श्वास खींचना और श्वास निकालना दोनों ही प्रकार में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार होती है, अंतःश्वसन में और उच्छ्वसन में। तो अंतःश्वसन जो हम सांस खींचते हैं तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20% होती है, आर्गन 0.96, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 और जल वाष्प होता है 0.5%।
और जब उत्सर्जन करते हैं यानी कि सांस बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए 78% नाइट्रोजन निकालते हैं, ऑक्सीजन 13.6% से 16% निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं 4 से 5.3%, आर्गन व अन्य निकालते हैं 1%। तो बात आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, अब वो 10 मीटर जो दर्पण है उससे 10 मीटर दूरी पर खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा होगा 10 मीटर दूरी पर। फिर जब वो 2 मीटर आगे बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब इधर बढ़ जाएगा, इधर इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो आएगा ए। कितना आएगा? ए। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी प्रतिबिंब भी उतना ही वस्तु की ओर बढ़ेगा। अतः ऋतु एवं प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 10 - 2 + 2 यानी कि 6 मीटर हो जाएगी उसके प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3 परख नलियां हैं एक्स वाई जेड जो 3 विभिन्न विलयन से आधी आधी भरी हैं। जैसे एक्स में सोडियम क्लोराइड है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फेनोल्फथालीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह प्रेक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं, आपको बताना है। तो पहला देखिए दिया गया है एक्स रंगहीन, वाई फीका हरा और जेड गुलाबी। फिर बी ऑप्शन दिया गया एक्स रंगहीन, वाई गुलाबी तथा जेड रंगहीन। फिर सी दिया गया है एक्स गुलाबी, वाई गुलाबी और जेड रंगहीन। और डी दिया गया है एक्स फीका हरा, वाई रंगहीन और जेड लाल। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी। कौन सा? सी। एक्स गुलाबी हो जाएगा और वाई भी गुलाबी होगा और जेड रंगहीन होगा। ठीक, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। फेनोल्फथालीन विलयन जब अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करता है तो उसके रंगों में परिवर्तन कर देता है। यह क्षार से क्रिया करके लाल एवं अम्ल से क्रिया करके गुलाबी रंग का निर्माण करता है। अतः स्पष्ट है एक्स जो होगा गुलाबी होगा, वाई भी गुलाबी या लाल होगा और जेड रंगहीन होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर सही क्रम है। अब हमें बताना है इसमें से सही क्रम कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है कृंतक, फिर रत्नक, फिर चवर्णक, फिर अग्रचवर्णक। फिर दिया गया है रत्नक, फिर कृंतक, फिर चवर्णक, फिर अग्रचवर्णक। फिर दिया गया कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। फिर रत्नक, कृंतक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि कृंतक, फिर रत्नक, फिर अग्रचवर्णक, उसके बाद आता है चवर्णक। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है सी। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों को आगे से पीछे की ओर निम्न प्रकार क्रम है। पहले कृंतक, फिर रत्नक, फिर अग्रचवर्णक, उसके बाद चवर्णक। इससे संबंधित देखिए सूत्र भी है I2 - C1 फिर P2 या M3। ठीक है, गुणे 2 यानी कि 32। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे कृंतक हो जाते हैं और ये हमारे रत्नक हो जाते हैं, ये हमारे अग्रचवर्णक हो जाते हैं और हमारे चवर्णक हो जाते हैं। ठीक है, मानव मुख में 16 जोड़े होते हैं और 32 क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि अवशोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? बीज, पत्ती, जड़ या तना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि तना। ठीक, आप यहाँ देख भी सकते हैं नीचे। अदरक का जननांग तना है। यह राइजोम ब्रांच बनाकर अपना साकी विस्तार करता है। इसी तरह आलू का भी विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं? सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। हमें बताना है विद्युत के इसमें चालक कौन है, सी या डी, बी और सी, ए सी डी या ए और सी। तो इसमें जो चालक हैं वो आपके हो जाते हैं, आपका सिरका चालक हो जाएगा,
उसके अलावा आपका लवण या विलयन चालक हो जाएगा। शर्करा का विलयन या आसुत जलीय आपका चालक नहीं होंगे। यानी कि सही ऑप्शन ए और सी, यानी कि सही ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर डी। आप नीचे देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर वे पदार्थ जो जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं वे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, जैसे शर्करा का विलयन, आसुत जल। इसके अतिरिक्त सिरका तथा लवण विलयन विद्युत के चालक हैं, क्योंकि जल से अपक्रिया करके आयन बनाते हैं। CH3CH हो जाएगा CH3CO प्लस H प्लस। एस्टिक अम्ल यहाँ बन जाता है सिरका, और NaCl किस में टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में, ये सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया, पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। उसके बाद दिया गया है, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। फिर दिया गया, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें सही कथन आपको बताना है कौन कौन से सही कथन हैं। तो आपके जो सही कथन इसमें हो जाते हैं, आपका पहला भी इसमें सही हो जाता है, ठीक, सी भी सही हो जाता है आपका, और डी भी सही हो जाता है। ये कथन आपका गलत हो जाता है, पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए, यानी कि ACD। ठीक, यहाँ देख भी सकते हैं नीचे। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भोजन संचित करके रखते हैं और प्रकाश संश्लेषण न होने की दशा में उसका प्रयोग करते हैं। पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं, इनके बिना पौधों का जीवन नहीं चल सकता। दिन में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात हमेशा होती रहती है। पौधे दिन में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 बाहर निकालते हैं, रात में CO2 मुक्त करते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। पौधे श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते। सही उत्तर आपका ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ठीक है, इस बल पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल कार्य करता है, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इस पर संतुलित बलों का कोई युग्ल कार्य कर रहा है। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। नीचे देख भी सकते हैं, लिखा गया है लकड़ी का गुटका मेज पर विराम की अवस्था में है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक दशा में कार्यरत रहता है। घर्षण बल केवल गतिशील पिंड पर कार्य करता है। ठीक, प्रश्न में किसी युगल या संतुलित बल का वर्णन नहीं है, अतः विकल्प ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? जलिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, जलिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। बांस का पौधा मोनोकोट पौधा है, इसमें पत्तियों का समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कथन, छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, क्योंकि यही कथन गलत है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, बाकी सारे इसमें ऑप्शन जो आपके सही, तो गलत कथन चुनना था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। आप नीचे देख भी सकते हैं इसमें आकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण नहीं है। स्थायी और अस्थायी चुंबक का यही कारण भी है। शेष सभी चुंबक के संबंध में सत्य तथ्य हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं को उनसे मिलाना है, उनके उपयोग लिखे गए हैं, उनको हमें मिलाना है। तो पहला दिया गया है आयोडीन, तो आयोडीन आपका हो जाएगा घावों पर घाव।
फिर दिया गया है मरकरी, तो मरकरी आपका हो जाएगा ताप मापियों में यूज किया जाता है, टेम्पेराम उसमें यूज किया जाता है आपका बुखार मापने में, थर्मामीटर में। फिर सी दिया गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम आपका यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी करने के लिए, एल्युमिनियम यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो आपका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जल शोधन में, ठीक है, जल को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा पहले में आपका हो जाता है सही दूसरा, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही था, और दूसरे में आपका सही हो जाता है तीसरा, और फिर आपका सही हो जाता है चौथा, और फिर आपका पहला, यानी कि 2 3 4 1 जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, यहाँ देख लीजिए, आयोडीन घावों पर, मरकरी तापमापियों में, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी या पैकेजिंग में, और क्लोरीन जल शोधन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन छांटना है आपको। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। बेकेलाइट मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है वो आ जाता है डी, ठीक है। बेकालाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ये दोनों ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक हैं। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत तारों का कवर, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। मेलामाइन ज़्यादा ताप झेलने में सक्षम होता है, अतः इससे रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, टाइल्स आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका प्रैक्टिस सेट था, यानी कि पिछले साल का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरे जो साइंस के 30 क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पेज पर जाकर शोभित एकेडमी सर्च करेंगे तो हमारा पेज ग्रुप आ जाएगा, उस पर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।